हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 हिंदी का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। यह पाठ नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। वह इसके लेखक हैं। उन्होंने यहाँ पे हिमालय की बेटियां किसको कहा है? नदियों को कहा है। नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। यानी यह पाठ नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने अभी उनको दूर से देखा था। किनको? नदियों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कैसी लगती थी वो? गंभीर, गंभीर मुद्रा में, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत किसे कहते हैं? कोई धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति या बड़े ओहदे वाला, बड़े पद वाला व्यक्ति, उस संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उनके प्रति लेखक बता रहे हैं कि मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यानी वह उनका बहुत आदर करते थे और सम्मान करते थे और उनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो लेखक बता रहे हैं कि माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह, जैसे मैं अपनी माँ की और दादी की गोद में बैठता था, अपनी मौसी और मामी की गोद में बैठता था, तो उनकी गोद की तरह मैं क्या करता था? उनकी धारा में डुबकियां लगाता था। क्या करता था? उनकी जो धाराएं हैं उनमें क्या करता था? डुबकियां लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब मैं इस बार हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा का तात्पर्य है, यानी वो नदियाँ इस बार जब हिमालय के कंधे पर चढ़ी तो वे कुछ और रूप में सामने थी, कुछ और ही रूप में सामने दिखाई दे रही थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तब मैं इस बात को लेकर हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना और यही सतलुज नदी समतल मैदानों में आकर, यानी इस हिमालय से नीचे की ओर जब ये बहती हैं तो यह समतल मैदानों में उतरकर कैसे विशाल हो जाती हैं। यानी जब ये हिमालय पर चढ़ रही हैं, हिमालय से निकल रही हैं, तो ये बहुत पतली पतली नजर आ रही हैं, लेकिन जब ये यहाँ से निकलती हैं तो यही गंगा, यमुना और सतलुज समतल मैदान पर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, इतनी बड़ी कैसी हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाहट, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी उछलते हुए, नदियाँ उछलती हुई जब निकलती हैं हिमालय से, इनका खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जैसे ही ये पहाड़ में हिमालय से जैसे ही वहाँ पे ये लगातार क्या करती रहती हैं? उछलती रहती हैं, कूदती रहती हैं और खिलखिलाते हुए नीचे हंसते रहती हैं। इनकी यह भावभंगी, भावभंगी का अर्थ है यहाँ पे मन का भाव प्रकट करने वाली, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जैसे ही नीचे मैदान में नदियाँ पहुँचती हैं तो उनका यह उल्लास और इनकी जो भाव भंगियाँ हैं वो कहाँ गायब हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली पर
नन्ही कली यानी किसी लड़की पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल, कौतूहल का अर्थ है जिज्ञासा, तब भी इनकी जो जिज्ञासा है, और विस्मय यानी आश्चर्य, तब भी मुझे इनके कौतूहल को देखकर इतना आश्चर्य नहीं होता। किसको देखकर आश्चर्य नहीं होता? उस लड़की को या किसी नन्ही कली को देखकर मेरा मैं तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, मैं इतने आश्चर्य में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जो हिमालय की जो ये बेटियां हैं, जो नदियां हैं, इनकी बाल लीला को देखकर क्या है, मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। इनके कौतूहल को देखकर मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। उतना आश्चर्य में मैं किसी नन्ही कली या किसी लड़की को देखकर नहीं हो पाता। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? ये आखिर कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? आखिर इनका वह लक्ष्य कौन है जिसके लिए यह इतनी बेचैन हो रही हैं? कौन? नदियाँ, जो हिमालय से निकल रही हैं नदियाँ, उनके बारे में लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी अपने महान पिता कौन है? हिमालय। उनका विराट प्रेम, अपार प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त यानी असंतुष्ट, अतृप्त का अर्थ है असंतुष्ट ही है, तो वह कौन होगा? आखिर वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अपने पिता के प्रेम को पाकर भी अगर यह असंतुष्ट हैं तो वह आखिर कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ। बर्फ जली का अर्थ है बर्फ से ढकी हुई, नंगी पहाड़ियाँ, खुली पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ। बंधुर का अर्थ है ऊंची नीची, आदित्यकाएँ यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। सरसब्ज, सरसब्ज का अर्थ है हरा भरा या लहराता हुआ। उपत्यकाएँ घाटियाँ। ऐसा है इनका निकेतन, इनका जो घर है, आवास है, वो कैसा है जहाँ पे ये अपनी लीलाएं करती हैं। इनका जो आवास है वो कैसा है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी बर्फ से भरी हुई खुली पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ों पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ। बंधुर का अर्थ मैंने आपको बताया ऊंची नीची, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है। सरसब्ज का अर्थ हरा भरा लहराता हुआ। उपत्यकाएँ का अर्थ है यहाँ पे घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन, जहाँ पे ये अपनी लीलाएं करती हैं वह जगह ऐसी है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जैसे जैसे खेलती हैं, आपस में लीलाएं करती हैं, खेलती खेलती जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका क्या हो जाता होगा? मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा? आखिर कौन जानता है कि बुढ़ा हिमालय यानी वो वृद्ध हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी इनके लिए कितने चिंतित रहते होंगे, कितना अपने सिर को वह खपाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? बड़ी बड़ी चोटियों से पूछकर देखिए तो उत्तर में विराट मौन यानी
विराट मौन, बहुत बड़ी शांति। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल एकदम सुनसान। उसके सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, ये भी नदी है, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको कुभा भी कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही हमें इन नदियों, कौन कौन सी, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, इन दोनों नदियों के नाम सुनते ही। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं वो स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्रों की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यानी अपने आप में यह स्वयं कुछ नहीं है, इनके पीछे किसका हाथ है, दयालु हिमालय। जो दयालु हिमालय हैं उनके पिता के स्वरूप में उनके पिघले हुए दिल की, यानी जब वह बर्फ पिघलता है उनके दिल की एक एक बूंद, उस बर्फ की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों, इन दोनों महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही है। यानी जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो नदियां हैं स्वयं में कुछ भी नहीं है। ये क्या है, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठी हो रही थी और तब जाके दो बड़ी महानदियां बनकर यह समुद्र में प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि आखिर वह कितना सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इस समुद्र को कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि वो हिमालय राज की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का इनको क्या मिला है, श्रेय मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात समझ में आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर वे कैसे खेला करती हैं। यानी जिन्होंने इनको केवल मैदानों में ही देखा होगा, हम तो इसको क्या कहते हैं, मैदानों में ही देखते हैं ना नदियों को, तो जिन्होंने इनको केवल मैदानों में ही देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, उनके दिमाग में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती हैं। क्योंकि हमें तो मैदान में नीचे बहुत बड़ी नदियां लगती हैं ना, लेकिन बूढ़े हिमालय की गोद में यह कैसी प्रतीत होती हैं, बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। शायद इसका एहसास हम लोगों को नहीं है जिन्होंने सिर्फ इनको कहाँ मैदानों में ही देखा है, लेकिन बूढ़े हिमालय के लिए यह एक छोटी सी बच्चियां हैं जो उनकी गोद में खेलती हैं। क्योंकि हिमालय विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो वहाँ पर इन नदियों का जो रूप है वो कैसा, छोटी बच्चियों के समान प्रतीत हो रहा है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। यानी माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग, माँ बाप यानी हिमालय राज की गोद में नंग धड़ंग यानी बिना वस्त्र धारण किए हुए खेलने वाली इन बालिकाओं का, इन नदियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। पहाड़ी आदमियों के लिए यानी उन पहाड़ों के लिए भले आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका
दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। भले ही पहाड़ों के लिए, पहाड़ी आदमियों के लिए वह आकर्षक न रही हों, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप उनका ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। लेखक कह रहे हैं कि मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में झिझक नहीं होती है। यानी वहाँ पे वह दृश्य ऐसा लुभावना प्रतीत हो रहा है कि हिमालय को वहाँ पे लेखक ने ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में झिझक नहीं होती है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने दूत का नाम क्या था, मेघ से कहा था कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अगर क्या हुआ था, विरही यक्ष ने एक बार अपने दूत को भेजा था, उसका नाम था मेघदूत, और उससे कहा कि जो रास्ते में जो वेत्रवती या बेतवा नदी पड़ती है, तुम उसको अपने प्रेम का क्या देते जाना, प्रतिदान दे। यानी वो नदी जो तुम्हें अपना प्रेम दे रही है, उसका तुम उसके बदले क्या देते जाना, प्रतिदान का मतलब वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, विनिमय देते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तुम्हारी वह प्रेयसी यानी तो वो प्रेयसी यहाँ पे उस बेतवा नदी के लिए कहा गया है, वह तुम्हारे प्रेम को पाकर अवश्य ही क्या हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। तुम उस प्रेम का प्रतिदान उसको देते हुए जाना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यह बात लेखक कह रहे हैं कि मुझे यह बात इन चंचल नदियों को देखते हुए याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और सोचा कि शायद उस महाकवि कौन, कालिदास को भी नदियों का सचेतन का मतलब विवेक युक्त प्राणी, यहाँ पे उसका अर्थ है विवेक युक्त प्राणी का सचेतन रूपक पसंद था। का उनका जो सचेतन रूप था वो उसको पसंद था। उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी यहाँ पर कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का वह सजीव रूप, सचेतन रूपक यानी वह सजीव रूप पसंद था, उन नदियों का सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। दरअसल आखिरकार जो भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा, यानी पहाड़ियों घाटों और समतल आंगनों से क्या जब ये अलग अलग हो जाती हैं, उस रूप में इनको देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जैसे कालिदास को वह सजीव नदियों का वो सजीव रूप पसंद आया, उसी तरह से अन्य लोगों को भी यह नदियों का रूप देखने को मिलेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर जो एक लेखक हैं, उन्होंने भी नदियों को क्या कहा है, लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले लोकमाता यानी पूरी दुनिया की माता, लोक संसार की माता, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक बता रहे हैं कि अगर हम इनको माँ से पहले इनको बेटियों के रूप में देख लें तो आखिर क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, और थोड़ा आगे चलें, अगर हम इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अगर हम इन्हीं प्रेयसी यानी प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं।
ममता का एक ऐसा यानी प्रेम का एक ऐसा भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, और कितने कवियों ने न जाने से इन्हें बहनों का स्थान भी दिया है। किसी ने इसको माता के रूप में देखा है, किसी ने इसे बेटी के रूप में देखा है, किसी ने इसे प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में देखा है, और किसी ने इसे बहन के रूप में देखा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो वहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि मेरे मन में भी एक ऐसी भावना जागी थी। थोलिंग, थोलिंग एक जगह है, वह तिब्बत में की बात है। मन उचट गया था, उनका मन उचाट हो गया था, परेशान हो गया था, तबीयत ढीली पड़ी थी, उनकी तबीयत ढीली पड़ी हुई थी, यानी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सतलज के किनारे, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। और वह क्या बता रहे हैं कि मैं सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया था। दोपहर का समय था, दिन का समय था। पैर लटका दिए पानी में, और क्या कर दिए, मैंने अपने पैर पानी में लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने क्या किया, यानी जो आगे प्रगति की ओर बढ़ रही है, उस जल ने असर डाला। आगे बढ़ रही है, प्रगतिशील कार्य करते हुए आगे बढ़ना, उसको प्रगतिशील कहते हैं। उस जल ने असर डाला, जैसे ही उस पर मैंने अपने पैर लटका दिए तो उसने अपना असर डाला। तन और मन दोनों क्या हो गए, ताज़ा हो गए। और लगा मैं गुनगुनाने, मेरा मन और तन जो है दोनों क्या हो गए, ताज़ा हो गए बिल्कुल। मेरे शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई, एक नया जोश आ गया। तो मैं क्या गाने लगा, यहाँ पे मैंने सतलज के लिए कुछ गाना गाया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम्हारी क्या हो, जय हो। सतलज नदी के लिए कहा गया है, बहन तुम्हारी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, जो तुम्हारी लीला है वो अचरज है, अद्भुत है। हुआ मुदित, मुदित का अर्थ प्रसन्न, हुआ मुदित मन, मेरा मन प्रसन्न हुआ। हटा खुमारी, और मेरे मन में जो खुमारी का अर्थ है, सुस्ती है, वह दूर हो गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, लेखक बता रहे हैं कि मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और यह हिमालय आपके क्या हैं, पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित रहते हैं, चुपचाप चिंतित हैं, शांत बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं हिमालय। प्रकृति नदी प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी यानी प्रकृति रूपी नटी वन स्त्री के चित्रित पट पर, पट का अर्थ है कपड़ा, यानी प्रकृति नटी यानी प्रकृति रूपी जो स्त्री है उसके पट पर, उसके कपड़े पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, उसके जो कपड़े पर, उसके पर्दे पर हिमालय ने अपनी छाप छोड़ी है। उस अद्भुत अनुपम हिमालय ने अपनी छाप छोड़ी है। उस प्रकृति रूपी जो स्त्री है उसके चित्रित पट पर, उसके जो यानी प्रकृति रूपी जो चित्रित पट है उस पर हिमालय ने अपनी अनुपम अद्भुत छाप छोड़ी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और वो कह रहे हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी सदा ही जय हो। तुम्हारी वजह से क्या है, मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरे मन में एक नई स्फूर्ति जगी, और जो मेरे अंदर एक सुस्ती थी और उसको क्या हो गया, मैंने तुम्हारे स्पर्श से दूर कर दिया है, दूर भगा दिया है, इसलिए तुम्हारी हमेशा जय हो। यह बात लेखक किसके लिए कह रहे हैं, सतलज नदी के लिए कह रहे हैं, जिसको उन्होंने यहाँ पर अपनी बहन का दर्जा दिया हुआ है। तो अगर हम संक्षेप में इस पाठ का आपको सारांश बताएं तो यह पाठ जो है लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, सतलुज हैं, आदि नदियाँ दूर से लेखक को कैसी दिखती हैं, शांत दिखती हैं, गंभीर दिखाई देती हैं। लेखक के मन में इनके लिए क्या है, अपार श्रद्धा है और आदर है, सम्मान है। जब लेखक ने इन नदियों को
हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं। जब लेखक ने देखा कि यह नदियाँ हिमालय के कंधे पर चढ़ रही हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत हुआ कि ये तो काफ़ी पतली हैं। कैसी हैं? काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती हैं। जो नीचे समतल मैदानों में आकर कैसी दिखाई देती हैं? विशाल दिखाई देती हैं, बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। जब ये नदियाँ अपनी बाल लीलाएं करती हैं तो लेखक को इन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है। लेखक बता रहे हैं कि हिमालय की इन बेटियों का पता नहीं वो कौन सा लक्ष्य है, जो अपने पिता के अपार प्रेम को पाकर भी असंतुष्ट दिखाई देती हैं। न जाने इन बेटियों का कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। आगे है, नदियाँ बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती रहती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करें? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ों से भरी घाटियाँ, बंधुर अदितिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ। तो इनका जो ये अपनी बाल लीलाएं कर रही हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ये नदियाँ बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हैं जो हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को इसका दामाद कहने में लेखक को कोई भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेखक कह रहा है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में उनको कोई भी झिझक नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते आना, यानी उस प्रेम के बदले कुछ दे के आना। विनिमय यानी उसके बदले में कुछ देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। कालिदास जैसे महान कवि को भी यह पता था या पसंद था कि नदियों का सजीव रूप कैसा है। आगे बढ़ते हैं। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है, कई कवियों ने इन्हें बेटियों के रूप में भी देखा है, कई ने इन्हें प्रेयसी प्रेमिका के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज नदी के किनारे पैर लटकाकर बैठने से इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। लेखक एक बार बहुत परेशान थे और वह सतलुज नदी के किनारे बैठे। उनके क्या हुआ था यहाँ पे कि दोपहर का समय था, उनका मन बहुत उचट गया था, बहुत परेशान था, तबीयत उनकी ढीली ढाली थी। तो उन्होंने क्या किया, दोपहर का समय था, अपने पैर पानी में लटका दिए और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और उनका तन और मन क्या हो गया, दोनों ताज़ा हो गए और उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना जाग उठी। तो उन्होंने मन ही मन सतलुज के लिए ये पंक्तियाँ गाई थी। उसमें उन्होंने सतलज नदी की जो है उसको बहन के समान उसको मानते हुए उसकी प्रशंसा की थी कि सतलज बहन तुम्हारी हमेशा ही जय हो और जो तुम्हारी लीला है वो अद्भुत है, न्यारी है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा जो मन था वो प्रसन्न हुआ और मेरे शरीर में जो सुस्ती थी, आलस्य भरा हुआ था, वह तुम्हारे स्पर्श से क्या हो गया, दूर हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर क्या हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम बेटी के समान और तुम्हारे जो पिता हैं हिमालय वो आपके पिता के समान हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय चिंतित रहते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति रूपी जो स्त्री है उसके चित्रित पट पर, यानी प्रकृति रूपी जो चारों ओर से
प्रकृति ने अपना रूप बिछाया हुआ है, उस पर हिमालय की छाप अद्भुत और अनुपम देखने को मिलती है। इसलिए वह सतलज की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, उसका गुणगान करते कह रहे हैं कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो यह कहानी यहाँ पर हमें नदियों की बाल लीलाएं और उनके लक्ष्य को यहाँ पे व्यक्त कर रही हैं कि न जाने नदियों का कौन सा लक्ष्य है जो अपने पिता के अगाध प्रेम को पाकर भी संतुष्ट नहीं है। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है, हिमालय और उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। और यह पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे। आपको इसका अर्थ समझना है और इसको दोहराना है, और इसके बाद हम आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में कराएंगे।